कहाँ पर है? 9th नहीं वाला था ना। अरे यही अभी जितना मेहनत करोगे ना फ्यूचर में भी तुम उतना ही कर सकोगे, उससे ज्यादा नहीं करोगे। कोई काम तुम लोग को दिया जाएगा ना कि ये काम करो, तो मतलब कोई काम है तो मतलब जो पढ़ने वाला है 4 घंटे में कर लेगा, तो नहीं पढ़ने वाला को उसी काम में 8 घंटा लगेगा, तो उसका एज सीधे आधा। मतलब गिरा तो सबको मतलब 40-50 साल ही है, मेन तो वही 40-50 साल है ना। तो एक आदमी जो है वो बहुत कुछ कर लेगा, लेकिन एक आदमी लिमिटेड रह जाएगा। तो मेहनत करने का आदत अभी से ही डालना पड़ेगा, जितना भी एफिशिएंसी रहेगा वही आगे भी रह जाएगा। जॉब लाइफ का एंड नहीं होता है, वो स्टार्ट होता है। जॉब करना शुरू कर दिए मतलब एक तो स्टार्टिंग बेस मिल गया, आगे तुम कितना बढ़ सकते हो उसका कोई लिमिट नहीं है। कितना कंट्री पर राज करेगा कोई नहीं जानता है एक बच्चा का। एक बच्चा क्या करेगा कोई नहीं जानता है, इसलिए बोला जाता है एक बच्चा का कोई कीमत नहीं लगा सकता। गया में थे 2 सर थे, मतलब एक तो याचीन सर थे। याचीन सर वहाँ ट्यूशन पढ़ाते थे, तो उनसे पढ़ा, उसी में 2 स्टूडेंट था। 2 स्टूडेंट था, एक का नाम था सुमन सर, एक का नाम था अ, मनीष सर। मतलब उस समय दोनों स्टूडेंट थे। बाद में जब क्या हुआ ना कि आगे चल करके वो दोनों अपना कोचिंग खोल लिए। कोचिंग खोलने के बाद याचीन सर कहाँ गए उनको कुछ ज्यादा पता नहीं, जिससे पूछो कहाँ पढ़ रहे हो, तो या तो मनीष सर या फिर सुमन सर। इतना मतलब नामी नाम हो गया दोनों। इतना बड़ा नाम हो गया ना गया का कि मतलब जो जो उनको पढ़ाने वाले थे उनका तो कहीं कुछ था ही नहीं। एक बार ये लोग प्लान बनाए कि ऐसा करते हैं हम तीनों मिल करके एक तो मतलब क्लासेस स्टार्ट करते हैं आईआईटी के लिए। और वो लोग पोर्शन में बांट दिए कि ये पोर्शन हम पढ़ाएंगे, ये पोर्शन सुमन सर पढ़ाएंगे, और ये पोर्शन यचिन सर पढ़ाएंगे। तीनों मिक्स करके कोई नहीं वहां पढ़ने गया। यचिन सर रहेंगे तो नहीं पढ़ेंगे। ये कंडीशन हो गया था। ऐसा ऐसा भी होता है। हाँ वही एकदम सेम वही वहां पर हुआ। ऐसे तो गुरु की पसंद की पसंदीदा की बात होगी। हम्म। मतलब जो उनके टीचर होंगे हाँ ऑब्वियसली नाम तो हो ही रहा है, ऐसा थोड़ी है। गर्व की जब बात कोई है। सुमन सर नाम लेता है तो यतीन सर जरूर नाम लेता है। ऐसे थोड़ी ना फैमिली के साथ तो हम्म। लाया ही ना होगा। हाँ चलो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे इसमें क्या क्या हम लोग का हो गया था। एम्पलीट्यूड ना, एम्पलीट्यूड हम लोग डिस्कस कर लिए और वेवलेंथ भी डिस्कस कर लिए, ठीक है। दोनों में कंफ्यूजन था तुम लोग का। अब चलो आगे चलते हैं। इसमें देखो टाइम पीरियड नया चीज इसमें, और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो टाइम पीरियड हम क्या बताए थे, एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन में कितना समय लग रहा है, और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी क्या बताए थे, 1 सेकंड में कितना बार ऑक्सीलेट हो रहा है ना। वो बता दीजिए कंप्लीट ऑसिलेशन ऑफ द डेंसिटी और प्रेशर ऑफ द मीडियम मतलब बता रहे हैं। देखो एक बॉब है ना, इसको लेकर के समझते हैं, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये बॉब यहाँ पर से हम लोग इसको छोड़ दिए, ठीक है। यहाँ से गया यहाँ तक, और यहाँ से वापस फिर से यहाँ पर आ गया। इसको जाने में और आने में जितना समय लगा ना उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड, ठीक है। उसके बाद एक क्लॉक लो, क्लॉक लेने के बाद देखो कि 1 सेकंड में कितना बार ऐसे हो गया है अप डाउन, जितना बार होगा उसका क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा। अब टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। टाइम पीरियड को टी से डिफाइन करेंगे, अब फ्रीक्वेंसी को एफ से, तो टी बराबर हो जाएगा 1/f, या एफ बराबर हो जाएगा 1/t। टाइम पीरियड का यूनिट क्या हो जाएगा, सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी का क्या हो जाएगा, हर्ट्ज। ये पहला फॉर्मूला है इस चैप्टर में। अब कहाँ पर बोल रहे हो क्या लिखा हुआ था, आगे होगा फिर, इसमें हम अभी तक नहीं पढ़ाए हैं। ये हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें पहला फॉर्मूला ये है। फिर हम लोग फॉर्मूला को देखेंगे इको वाला, उसमें थोड़ा सा डेरिवेशन है। इसमें कुछ डाउट है क्या, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इसमें कहीं पर, ये फॉर्मूला है, ये बहुत जरूरी फॉर्मूला है। कौन सा, ये रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। अच्छा ये v इक्वल टू लैम्डा बाय t वाला फॉर्मूला था ना, हाँ वो आपका छूट गया है। अच्छा अच्छा। ये इसमें कोई डाउट नहीं ना इस पेज में, नहीं वो फॉर्मूला हो सकता है कि आगे वाला पेज में हो। देखो स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड क्या होता है, द स्पीड ऑफ साउंड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस which a point on a wave travel per unit time। 1 सेकंड में जितना ट्रेवल करेगा वही उसका जो नॉर्मल वेलोसिटी का डेफिनेशन है वही स्पीड का डेफिनेशन है ना। लैम्डा अगर टोटल वेवलेंथ रहा, लैम्डा क्या एक तरह से डिस्टेंस का काम कर रहा है। ऐसे वेलोसिटी बराबर क्या होता है, लैम्डा बाय t। नहीं नहीं डिस्टेंस, डिस्टेंस बाय टाइम, तो यहाँ पे डिस्टेंस हम लोग लैम्डा ना लेंगे। डिस्टेंस बाय टाइम होता है।
तो वही हम बता रहे हैं कि कोई चेंज कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पर डिस्टेंस हम लोग का वही लैम्डा डिस्टेंस का काम कर रहा है और टाइम टाइम ही रहेगा। तो कुल मिला के यहाँ पर v बराबर लैम्डा बाई टी, मतलब वही d बाई टी जो था ना, वही हम लोग थोड़ा सा चेंज करके लैम्डा बाई टी इसको पढ़ रहे हैं। हाँ, द स्पीड भी फ्रीक्वेंसी। चलो टीचर बोल रही थी, क्या मेरी टीचर बोल रही थी ना कि नीट वेट का तैयारी करना बेकार है, इन फ्यूचर एआई बहुत ज्यादा वो डेवलप कर जाएगा तो बहुत सारा जॉब खा जाएगा। जब तो सब कुछ खा जाएगा तो क्या करें, हम यही बन जाए उसका ऑप्शन क्या है? तो बोल रही थी कि तुम लोग को मेडिकल का तैयारी करना ज्यादातर बेकार है क्योंकि बहुत एआई डेवलप कर जाएगा। तो क्या हुआ, जब एआई डेवलप करेगा तो उसको भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे, एडोप्ट मतलब उसको भी ले लेंगे जिस तरह से हम यूज कर सकते हैं। खा जाएगा फिर वो ज्यादा वो वैल्यू कर जाएगा। जैसे देखो, पहले से कोचिंग चल रहा था, उसके बाद यूट्यूब आ गया, तो यूट्यूब आ गया तो क्या हुआ, यूट्यूब मेरे लिए भी तो है, हम भी तो अपना वीडियो उसमें डाल सकते हैं। वो तो ये तो नहीं है किया कि सिर्फ तुम ही अपना वीडियो, एक आदमी को तो फिक्स नहीं किया कि सिर्फ तुम अपना कर सकते हो। तो जैसा चेंजिंग आएगा वैसा हम भी खुद को चेंज कर लेंगे, ये होना चाहिए। उसमें मान लो कि एआई आएगा तो ठीक है, हम डॉक्टरी किए हुए हैं ही, एआई को हम भी एक्सेप्ट कर लेंगे, मिल के काम करेंगे, क्या दिक्कत है उसमें, वो होना चाहिए ना। अब अभी छोड़ देंगे, मान लो कि नहीं आया है तो फिर पूरा कैरियर खत्म हो जाएगा, ये दिक्कत है। ये समझ में आ गया फॉर्मूला? स्पीड बराबर क्या, वेवलेंथ इनटू टाइम बाय टाइम ना, v बराबर लैम्डा बाई टी, ठीक है। यहाँ भी v बराबर लैम्डा बाई टी, ठीक है। यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है ना, लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। t बराबर क्या हो जाएगा, ये लैम्डा बराबर v इंटू टी हो जाएगा। यहाँ नहीं टी नहीं, बस सही लिखा है, ये वाला एकदम सही। ऐसा एफ है तो ना, एफ है वो फ्रीक्वेंसी है, इसको हम एफ ही कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, इसलिए रेड कलर से लिखा हुआ है, ठीक है ना। लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी 1/t को ये क्या किया, मतलब v बराबर था लैम्डा बाई टी, इसको लिख सकते हैं लैम्डा इंटू 1/t इज इक्वल टू लैम्डा इंटू लैम्डा बाई टी, ठीक है। एफ। हाँ तो 1, अच्छा हाँ हाँ, क्योंकि अभी अभी हम लोग पढ़े थे फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t होता है ना, तो वो 1/t की जगह वो f लिख दिया। हाँ वही 1/t को हम यहाँ पर कर दिए सेपरेट। उसके बाद आगे क्या दे रखा है, स्टिकर है इसमें, डेंसिटी वेरिएशन, ये तो वही रेयर फ्रैक्शन और उसको दिखा रहा है ना, क्रिस्ट को, ये सब तो हम लोग डिस्कस कर लिए। हाँ तो जहाँ पर क्रिस्ट होगा वहाँ पर हाई डेंसिटी है ना, और जहाँ पर रेयर फ्रैक्शन होगा वहाँ पर डेंसिटी कम हो जाएगा, लो हो जाएगा, लो प्रेशर वाला सेक्शन है, वही चीज यहाँ पे भी दिखाया है। उसके बाद स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया, ऐसे हम लोग जानते हैं कि सॉलिड में साउंड का वाइब्रेशन, साउंड जो होता है ना ज्यादा तेज सुनाई देता है, क्यों, क्योंकि उसके एटम जो होते हैं ना काफी पास पास होते हैं, तो एनर्जी को आसानी से एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसफर कर देता है। द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड प्राइमरली ऑन द नेचर एंड द टेम्परेचर, दो चीज पर, नेचर मतलब मीडियम का नेचर कैसा है और टेम्परेचर क्या है। द स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीजेज when we go from solid to gas और gaseous substrate, मतलब सॉलिड से लिक्विड और गैस जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे स्पीड क्या होगा, डिक्रीज करेगा, मतलब स्टील में सबसे फास्ट, वाटर में थोड़ा कम हो जाएगा और एयर में और भी कम हो जाएगा ना। कभी ट्राई नहीं किए? ये एक्सपेरिमेंट तू क्या, जैसे कि AK-47 चलाया गया था ना पानी में, हाँ। तो वो बस एक ये हाई प्रेशर एरिया क्रिएट कर दिया था कंप्रेशन जैसा, हाँ। लेकिन साउंड तो आया ही नहीं था, तो वो साउंड नहीं आएगा, मेन हम लोग ज्यादा देर पानी में रह नहीं सकते, इसलिए ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर भी नहीं सकते हैं। हाँ ये बात भी है। अब मान लो कि थोड़ा देर रहता कि 5 मिनट हम लोग रह सकते हैं पानी के अंदर, तो 5 मिनट में एक्सपेरिमेंट एक हो जाता अब होता है कि 1 मिनट के अंदर हम लोग को निकलना रहता है उसमें से, तो जितना देर डुबकी लगाओ और निकलो उतना देर में तो उसी का आवाज सुनाते रह जाता है, डुबकी का ही उसमें तो पानी का ही आवाज उतना देर रहेगा, और उतना देर में एक्सपेरिमेंट भी खत्म हो जाएगा, तो पता नहीं चल पाएगा। इन एनी मीडियम एज वी इंक्रीजेस द टेम्परेचर, बोल रहा है कि टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, इंक्रीज करेगा, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से वाइब्रेशन ज्यादा होगा पार्टिकल का, तो वो जल्दी एनर्जी एक से दूसरे जगह ट्रांसफर कर देगा। फॉर एग्जाम्पल द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 331 मीटर पर सेकेंड, एंड इतना मतलब एक ही टेम्परेचर पर है 0 डिग्री पर, है ना। ठंडा के टाइम में अगर ये रहेगा ना स्पीड, तो गर्मी के टाइम में कितना हो जाएगा, 344, थोड़ा सा बढ़ जाएगा गर्मी के सीजन में। हाँ मतलब गर्मी के दिन में काफी दूर तक सुनाई देगा, तो गांव वाला एरिया में रहोगे ना तो दूसरा गांव में झगड़ा होते रहता है, तो दूसरा गांव पर जहाँ खड़ा हो वहां पर सुनाई दे जाएगा तुम्हारा गर्मी के टाइम में।
अब यहाँ पर अलग अलग चीज में सबका स्पीड दिया हुआ है ना, एल्युमिनियम, निकेल, स्टील। सबसे ज्यादा देखो तो किसमें, एल्युमिनियम इसमें सबसे ज्यादा है ना, 6.4 है। उसके बाद 6420 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद लिक्विड में, वाटर में 3980। उसके बाद नीचे सब गैस का दिया हुआ है। मेरे में तो इसमें ग्लास का 5170 मीटर पर सेकंड। ग्लास इसमें दिया हुआ है 4700। ग्लास के बगल में कुछ लिखा हुआ है, फ्लिंट या कुछ है। अच्छा, इसमें ये 20 डिग्री सेल्सियस वाला ग्लास होता है ना, प्रिंटिंग में प्राइसिंग वाला, उसके बारे में बात करिए। प्लेन कोई अलग ग्लास होगा। हाँ, वही अलग अलग ग्लास होगा। तो ये इतना सारा याद नहीं रखना है, बस समझने के लिए एक तो दे दिया है। ये कभी नहीं पूछेगा कि निकल में बताओ स्पीड कितना होता है। उसके बाद रिफ्लेक्शन दिया हुआ है, लाइक लाइट साउंड गेट्स रिफ्लेक्टेड एट द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड सरफेस पर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ पर सॉलिड सरफेस दिया है, प्लेट दिया है, यहाँ साउंड आ रहा है, यहाँ पर कान लगाकर सुन रहा है घड़ी का आवाज, है ना। तो घड़ी का आवाज इसको इधर या इधर नहीं सुनाई दे रहा है, पर यहाँ पर आ रहा है तो उसको सुनाई देने लगा। इससे प्रूफ होता है कि इक्वल एंगल से रिफ्लेक्ट हो जा रहा है साउंड। रूल वही है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जितना ए वाला एंगल है ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाएगा, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होगा। और तीनों का तीनों एक ही प्लेन में है, मतलब सारा एक्स वाई प्लेन में, जेड एक्सिस की तरफ कोई मूव नहीं किया है। ये दो रूल होता है, यहाँ पर भी ये दो रूल ही है। उसके बाद इको, फॉर हियरिंग अ डिस्टिंक्ट साउंड द टाइम इंटरवल बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड मस्ट बी लेस देन 0.1 सेकेंड। मतलब कि ये अगर साउंड हम लोग को एक्सपीरियंस करना है ना, तो कम से कम यहाँ से लौट के आने में 1 सेकंड लगना चाहिए, तब हम लोग पता कर पाएंगे, नहीं तो नहीं पता कर पाएंगे। मतलब इको होगा भी ना तो हम लोग को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जिस समय हम लोग बोल रहे हैं उसी समय वो इको होकर के वापस आ रहा है, तो हमको लगेगा कि हमारा ही आवाज है वो। तो वो चीज बता रहा है, कम से कम लौट करके आने में इतना लंबा होना चाहिए रूम कि लौट के आने में उसको 0.1 सेकंड लग जाए। और उतना लंबा होने के लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 17.2 मीटर। 17 मीटर काफी ज्यादा है, हाँ दूर रहेगा जितना, इससे मिनिमम इतना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। मिनिमम 17 मीटर रहेगा, मतलब यहाँ से काली मंदिर हमको लगता है कि ज्यादा हो जाएगा ना, 17 मीटर यहाँ से आधा रोड तक हो जाएगा उतना। मतलब हॉल रहेगा ना, तो हॉल में अगर हम लोग बोलेंगे तो इको सुनाई देगा उसमें। और उससे ज्यादा रहेगा तो पहाड़ वगैरह, पहाड़ वाला एरिया में जाकर जोर से चिल्लाओ तो आवाज लौट करके वापस आ जाता है। तो मिनिमम 17.2 मीटर और समय कितना, 0.1 सेकंड। इको में ये लिखना होगा, इको अगर कहीं पर डिफिनेशन लिखते हो तो ये दो चीज मेंशन करना पड़ेगा। ये देखो, ये घर है जहां पर मल्टीपल साउंड रिफ्लेक्शन हो रहा है, कहीं से भी बोल रहा है ना तो जाकर टकरा करके लौट करके ये पब्लिक तक ही पहुंच रहा है, वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन यही है। A reverberation is the persistence of a sound after a sound is produced। मतलब कि साउंड प्रोड्यूस होने के बाद वो कुछ देर तक रहे, उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्बरेशन। It is created when a sound signal is reflected multiple of times until it reaches a sound wave that cannot be heard by the human। जब तक ये सुनाई नहीं देगा तब तक बहुत जगह से वो रिफ्लेक्ट होकर के आता है, कुछ देर तक मतलब रहता है वो आवाज। ये एक तो घर है उस टाइप का बना हुआ, यहाँ पर आदमी खड़ा होकर के बोलेगा, हर तरह से रिटर्न होकर के आएगा। इन ऑडिटोरियम और बिग हॉल एक्सेसिव रिवर्बरेशन इज हाईली अनडिजायरेबल। कहीं कहीं पर मतलब होता है ना, एक्सेसिव अगर रिवर्बरेशन बहुत ज्यादा हो रहा है ना तो वो सही नहीं होता है, वो फिर नॉइज की तरह होने लगेगा। ठीक है, बार बार क्या क्या आवाज मतलब आते रहेगा, पिछला बोल दिए वही आवाज अभी आ रहा है, तब तक नया आवाज भी आदमी का सामने चला आया है ना। कुछ मतलब हम बोले सो वो तो अभी आवाज उसके पास जा ही रहा है, मिक्स हो जाएगा वो। To reduce the reverberation, the roof and wall of the auditorium are generally recovered with sound absorbent material। वहां पर कुछ साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल होता है, ये उसी के बारे में बताया, साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल के बारे में जो लगा हुआ है, वो क्या करेगा, रिवर्बरेशन ना हो इसके लिए लगा देता है, ताकि साउंड को एब्जॉर्ब कर ले, बार बार आवाज गूंजे नहीं वहां पर। उसके बाद यूजेज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, कहाँ पर यूज होता है, मेगाफोन, हॉर्न, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज trumpet and sernai are all designed to send sound in a particular direction without spreading it in all direction। ये तो एक डायरेक्शन में भेजने के लिए हो गया ना, आवाज को अगर किसी एक डायरेक्शन में भेजना है तो उसके लिए हम लोग ये डिवाइस यूज करते हैं, सहनाई या फिर क्या बोलते हैं इसको, यूज। जब हमको लग रहा है हेडिंग कुछ गड़बड़ हो गया है यहाँ पर।
उसके बाद इसका यूज दिखाया है, कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट है उसमें किस तरह से साउंड नहीं सही है, यूजेज मल्टीपल रिफ्लेक्शन। यहाँ पर मल्टीपल, इसमें जो होता है ना मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद ही आवाज जो है ना यहाँ तक पहुंचता है पाइप में ना। हाँ बार बार यहाँ से ये तो कान में लगाएगा, ये हार्ट के पास लगाता है ना, तो हार्ट के पास लगाएगा तो यहाँ साउंड आएगा, इसमें बार बार टकरा करके रिफ्लेक्टेड हो करके और यहाँ तक फाइनली पहुंचेगा। स्टेथोस्कोप इज ए मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर लिसनिंग टू साउंड प्रोड्यूस इन द हार्ट और लंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हार्ट या लंग में जो साउंड आ रहा है उसको सुनने के लिए डॉक्टर लोग इसका यूज करते हैं। स्टेथोस्कोप द साउंड ऑफ द पेशेंट हार्ट बीट रीचेज द डॉक्टर्स ईयर बाय मल्टीपल रिफ्लेक्शन। यहाँ बहुत सारा रिफ्लेक्शन होता है और उसके बाद यहाँ पर आवाज डॉक्टर तक पहुंचता है। उसके बाद है द कर्व सेलिंग, यहाँ पे कर्व सेलिंग बनाया हुआ है ना, ये वाला सेलिंग जो, ये वाला जो है ना थोड़ा कर्व है सारा। द कर्व सेलिंग ऑफ कंक्रीट हॉल एंड कॉम्प्रेंस हॉल मेक द साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन रीच ऑल कॉर्नर्स ऑफ द हॉल। ये इस तरह से बनाया गया है ताकि आवाज जो है ना हर जगह से मतलब हर आदमी तक पहुंच जाए। समटाइम्स कर्व साउंड बोर्ड मे बी प्लेस्ड बिहाइंड द स्टेज, कभी कभी स्टेज के पीछे रखा जाता है, सो दैट साउंड आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द साउंड बोर्ड स्पीड, मतलब कि पीछे से टकराने के बाद, मतलब आगे पब्लिक है पीछे में दीवार बना रहेगा तो यहाँ से बोलेगा, टकराने के बाद फाइनली सब आदमी तक की वो आवाज पहुंचेगा। यहाँ पर भी वही सारा चीज दिखाया है, यहाँ से जाकर कर्व जो छत बना हुआ है ना उसमें टकरा रहा है साउंड, टकराने के बाद सारे पब्लिक तक पहुंच रहा है। यहाँ पर पीछे में लगा दिया है, यहाँ स्पीकर है, स्पीकर के पीछे या फिर पब्लिक के सामने में लगाया है, वहां से कर्व बना दिया ताकि टकरा करके सारा आवाज आदमी तक पहुंच सके। उसके बाद साउंड का प्रॉपर्टी, साउंड का प्रॉपर्टी हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं ना। प्रॉपर्टी में क्या क्या था, हालांकि रिफ्लेक्शन भी तो एक प्रॉपर्टी ही था उसका ना, रिफ्लेक्शन के अंदर वो सारा कुछ देखे कि इस तरह से हॉल बना करके और सबको साउंड को रिफ्लेक्ट करके पब्लिक तक पहुंचाया जा सकता है। और क्या प्रॉपर्टी में दे रखा है, साउंड प्रॉपर्टीज सच एज पिच, लाउडनेस एंड क्वालिटी आर डिटरमाइंड बाय द कॉरस्पॉन्डेंस वेव प्रॉपर्टीज। इसमें हम लोग देखेंगे पिच को, लाउडनेस को और क्वालिटी को। लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ ए साउंड इज डिटरमाइंड बेसिकली बाय इट्स एम्पलीट्यूड ना, एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा रहेगा उतना आवाज लाउड होगा। कोई जोर से बोल रहा है या फिर कोई स्लो बोल रहा है, इसका मतलब उसका लाउडनेस या फिर उसका एम्पलीट्यूड कम या फिर ज्यादा है। एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव डिपेंड अपॉन द फोर्स विथ व्हिच द ऑब्जेक्ट इज मेड टू वाइब्रेट। ऑब्जेक्ट जितना तेजी से वाइब्रेट करेगा उतना आवाज का एम्पलीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा। उसके बाद लाउडनेस इज ए फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स ऑफ द ईयर टू द intensity of sound. The amount of sound energy passing each second through emit area is called the intensity. Intensity of sound क्या है, कितना एनर्जी जो है ना पर सेकंड पास कर रहा है, एक सेकंड में जितना एनर्जी पास करेगा उसका इंटेंसिटी होगा। ठीक है, इंटेंसिटी में कोई दिक्कत नहीं है। इस दोनों में ज्यादा लाउडनेस किसका हो गया, इसका ऊपर वाला का ना, नीचे वाला सॉफ्ट आवाज है। क्या है सॉफ्ट, मतलब जो स्लो बोल रहा है वो सॉफ्ट, इसका लाउड, इसका एम्पलीट्यूड कम है। ठीक है, इंटेंसिटी हो गया। उसके बाद पिच, पिच फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी अगर कम रहेगा, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज हायर, आवाज उसमें क्या होगा, पतला होगा। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना तो आवाज क्या होता है, पतला होता है। द साउंड इज श्रिल एंड हैज ए हाई पिच। ठीक है ना, समझ में आया। फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा रहेगा तो उसको हाई पिच साउंड बोलेंगे, और ये आवाज कैसा होता है, पतला होता है। जैसे बच्चा का आवाज क्या होगा, हाई पिच्ड होगा, या फिर पक्षी वगैरह जो बोलती है तो वो सब। If the sound is said to have a lower pitch, then it has lower frequency of vibration. अगर पिच कम है तो फिर आवाज थोड़ा सा भारी होगा। A bird produce high pitched sound. जो पक्षी का आवाज होता है वो हाई पिच्ड होता है, और लायन का क्या होगा, लो पिच्ड होगा। फिर लड़की का आवाज क्या होगा, हाई पिच्ड होगा ना, लड़का का लो पिच्ड होगा। उसके बाद है क्वालिटी, the property that enable us to distinguish one sound from another having the same pitch and loudness। अब बोल रहे हैं कि दो आवाज है, ठीक है, दोनों आवाज का लाउडनेस भी सेम है और पिच भी सेम है, तो फिर दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो वो डिफरेंशिएट करेंगे क्वालिटी को लेकर के। इट डिपेंड ऑन द वेवफॉर्म प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो किस तरह का वेवफॉर्म प्रोड्यूस हो रहा है ना उस पर। अब फ्रीक्वेंसी और मतलब ये दोनों अगर सेम हो गया ना तो फिर हम लोग क्वालिटी देखते हैं, क्वालिटी से दो आवाज को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में बांट देते हैं।
पिच सेम नहीं होता। नहीं, दो इंस्ट्रूमेंट अलग अलग यूज करके, और अगर वो ऐसा प्रोड्यूस करता है कि दोनों का मतलब साउंड का आवाज, जैसे मान लो एक तो कोई ढोलक बजा रहा है और एक तो तुम्हारा बांसुरी बजा रहा है या तबला बजा रहा है, तो उस केस में ढोलक तो सेम होगा ही नहीं। तो हालांकि वहां पर पिच दोनों का अलग अलग हो जाएगा, ये तो सेम हो जाएगा। पिच कभी भी सेम नहीं होता, ये तो मतलब ह्यूमैनिटी नेचर है। फ्रीक्वेंसी वहां पर सॉफ्टनेस इक्वल हो सकता है ना, एम्पलीट्यूड इक्वल हो सकता है, पिच तो डिफरेंट हो जाएगा वहां पर। यहाँ पर देखो सबका दे रखा है हियरिंग का, सुनने का क्या है। एक इंसान का क्या होता है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 किलो हर्ट्ज तक, इतना हम लोग सुन पाते हैं। इंफ्रारेड साउंड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी लोअर देन 20,000, 20 हर्ट्ज, मतलब 20 से नीचे जो होगा उसको क्या बोलेंगे इंफ्रा, और जो 20,000 से ज्यादा होगा उसको अल्ट्रासाउंड। अब यहाँ पर हम लोग का ह्यूमन वाला कहाँ से दिया है, 20 से लेकर के 20,000 ना। इससे कम वाला देखो एलिफेंट और मोल, ये दोनों इससे कम वाला सुन सकता है ना। और ज्यादा वाला कौन कौन सुन सकता है, कुत्ता बिल्ली को साथ साथ में रख दिया है, ये दोनों सुन सकता है 20 से 40। सबसे हाई फ्रीक्वेंसी तो डॉल्फिन का, बैट और डॉल्फिन देखो बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी ये लोग सुन सकते हैं। अब बैट इसी अल्ट्रासोनिक साउंड का, इसी अल्ट्रासाउंड को यूज करता है कौन, बैट, उड़ने के लिए ना। और जब इतना हाई साउंड प्रोड्यूस करता है हम लोग तो सुन नहीं पाते, अगर हम लोग सुनते तो हम लोग को बहुत अनस बढ़ते रहता ना, अनस होता बहुत ज्यादा, मतलब नॉइज होता। लेकिन वही अच्छा है कि हम लोग सुन नहीं पाते, और वो लोग उसका अल्ट्रासाउंड में हेल्प होता है। अल्ट्रासाउंड चाहे मान लो कोई पार्टिकल बहुत छोटा है ना, उसको साफ करना है ना, तो उसको सफाई करने के लिए भी ये अल्ट्रासाउंड यूज होता है। हाँ, वेव से निकल जाता है सारा गंदगी। तो चमगादड़ कैसे उड़ता है रात में पता है ना, आंख नहीं होता है ना उसका। उड़ते हैं। चिल्लाते हुए मतलब उड़ता है लोग, है ना। बस हाई पिच है। जो हट जाओ बोलते हुए कभी उसको आवाज सुनाई देता है सामने से, उधर से को भी हट जाओ बोल रहे हैं, तो ये खुद ही हट जाता है। मतलब दीवार वार पड़ता है ना, तो इसका आवाज अपना ही रिफ्लेक्ट होकर के सुनाई दे जाता है, तो ये सामने से हट जाता है। उसके बाद अल्ट्रासाउंड का यूज दे रखा है, क्या दे रखा है, द वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज, और इसको इंफ्रासोनिक बोलते हैं, तो ठीक है पढ़ लिए हम लोग। ए वाइब्रेटिंग सिंपल पेंडुलम प्रोड्यूस इंफ्रासोनिक, देखो ये वाइब्रेटिंग सिंपल पेंडुलम घड़ी के अंदर जो लगा रहता है ना, वो इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है। एलिफेंट एंड व्हेल प्रोड्यूस इंफ्रासोनिक वेव, एलिफेंट और व्हेल क्या है, इंफ्रासोनिक प्रोड्यूस कर सकता है। अर्थक्वेक प्रोड्यूस इंफ्रासोनिक वेव, द वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी मोर, अच्छा ये दोनों इंफ्रा अल्ट्रा में शायद ये दे रखा है एग्जाम, मतलब डिफरेंस दे रखा है। तो 20,000 से ऊपर रहेगा तो अल्ट्रासोनिक, और एक कौन प्रोड्यूस करता है, बैट एंड रैट कैन प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक, चूहा और चमगादड़ ये दोनों अल्ट्रासोनिक प्रोड्यूस कर देते हैं साउंड को। ठीक है, अल्ट्रा इंफ्रा डिफरेंस हो गया। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड का एक तो मेडिकल यूज हम लोग जानते हैं, दूसरा साफ सफाई में यूज होता है। टू क्लीन पार्ट्स लोकेटेड इन हार्ड टू रीच, मतलब ऐसे जगह जहाँ पहुंचना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल स्पाइरल ट्यूब में सफाई का काम ये आता है। ऑड शेप्ड पार्ट्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वहां पर आएगा काम। टू डिटेक्ट द क्रैक एंड फ्लॉ इन मेटल ब्लॉक्स के अंदर क्रैक है कि नहीं, ये जांच करने में यूज होता है। उसके अलावा कुछ मेडिकल एप्लीकेशन है, इकोकार्डियोग्राफी, अल्ट्रासोनिक वेव। देखो अल्ट्रासोनिक वेव आर मेड टू रिफ्लेक्ट फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द हार्ट एंड फॉर्म द इमेज ऑफ द हार्ट का अगर इमेज बनाना है ना, अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासोनोग्राफी है। इकोकार्डियोग्राफी क्या होता है, हार्ट का इमेज लेने के लिए। अल्ट्रासोनोग्राफी होता है स्कैनर फॉर गेटिंग इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी के अंदर का ऑर्गन का इमेज लेना हो तो उसके लिए हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी का यूज करते हैं। अल्ट्रासाउंड में बी एम्प्लॉयड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन का जब पता करना हो ना, तो वहां पर भी अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है ना, किडनी वाला तो अल्ट्रासाउंड ही पहले लिखता है ना। उसके बाद सोनार है, सोनार कहाँ पर यूज होता है, सोनार स्टैंड फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। इट इज अ डिवाइस व्हिच यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव टू मेजर डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट, मतलब पानी कितना गहरा है, पानी के अंदर कितना मतलब ये है, वो पता करने के लिए क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक जो साउंड है ना वो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। ये अल्ट्रासोनिक वेव अंदर से टकराएगा,
तो ये देखो कैसे मेजर करता है। पहले तो साउंड प्रोड्यूस करेगा, अब इसको स्पीड पता होता है कि साउंड का स्पीड क्या है, वो देख लेता है कि जाकर के टकरा करके वापस आने में कितना समय लगा, उस अनुसार डिस्टेंस। अब स्पीड उसको पता है, टाइम पता चल गया कि इतना देर में वापस आया, तो डिस्टेंस पता कर लेगा। दिस टेक्निक इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ द सी का डेप्थ पता करने में यूज होता है। एंड टू लोकेट अंडर वाटर हिल, वैली, सबमेरीन, आइसबर्ग, sunken शिप। sunken शिप मतलब डूबा हुआ शिप, मतलब ये सब पता करने में वो क्या होता है, हेल्प करता है वो। ये डिस्टेंस मेजर कर रहा है ना, यहाँ पर रिसीवर लगा हुआ है, यहाँ पर ट्रांसमीटर लगा हुआ है। सर बोट पानी में क्यों नहीं डूबता? पानी में कोई भी चीज नहीं डूबेगा, जिसका मतलब पत्थर मारो तो डूब जाता है। पत्थर की ग्रेविटेशन नहीं पड़ेगी अच्छे से। और डिपेंड करता है, पानी एक तो फोर्स लगाता है ऊपर की ओर, कितना फोर्स लगाता है, जितना बड़ा तुम ऑब्जेक्ट उसके अंदर डाल रही हो ना, उसके वेट के बराबर वो फोर्स ऊपर से लगाता है। जैसे तुम इतना बड़ा पत्थर डाल रही हो, एक तो इतना बड़ा कटोरा डाल रही हो पानी में, ठीक है, तो पत्थर का क्या होगा ना, पत्थर के वेट के, पत्थर का जो साइज है ना, उतना तुम पानी का वेट ले लो, उतना फोर्स ऊपर लगाएगा। और कटोरा पर देखो, कटोरा का जितना हिस्सा है ना उस पर भी, मतलब पत्थर कटोरा दोनों सेम साइज का है, तो नीचे से लगने वाला फोर्स दोनों में इक्वल हो गया है ना, क्योंकि जितना पानी को डिस्प्लेस करेगा उतना ही फोर्स पानी उस पर लगा पाएगा। अब दोनों यहाँ पर फिक्स है, सेम है, लेकिन ऊपर से जो फोर्स लग रहा है ना, उसमें पत्थर ज्यादा भारी है, कटोरा कम भारी है, इसलिए पत्थर डूब जा रहा है, कटोरा नहीं डूब रहा है। ठीक है, पानी कटोरा में कुछ पत्थर डाल दे तो हाँ फिर डूब जाएगा। फिर वहां पर वही तो बात है कि अगर शिप पे आदमी है तो डूब जाएगा। क्योंकि शिप पर देखो, शिप का नीचे वाला उसमें- पहले तुमको ये समझना होगा ना कि वाटर कितना फोर्स लगा रहा है उस चीज पर। इसका कंसेप्ट ये है ना कि जितना जगह, मतलब इसका जितना पार्ट डूबा हुआ है ना, देखो इतना पार्ट डूबा हुआ है इसका, हाँ। तो इतना पानी का तुम वेट निकाल लो, इतना पानी जमा करके उसका वेट कर लो, 1000 क्विंटल मान लो आया, तो वो 1000 क्विंटल इस पर फोर्स लगा रहा है ऊपर, ठीक है ना, और ऊपर से ये उतना नहीं लगा पा रहा है 1000 क्विंटल, इसलिए उसके ऊपर तैर रहा है। अब तुम इतना छोटा पत्थर ले रहे हो, तो ये मान लो 100 ग्राम हुआ, तो 100 ग्राम के बराबर ही ऊपर से फोर्स लेगा, है ना। इतना पत्थर हम लोग ले रहे हैं, तो इतना पत्थर के बराबर पानी का जो वेट होगा ना, वो 100 ग्राम मान लो होगा, पर ये पत्थर एक्चुअल में 1 kg का है, ठीक है। पानी, इतना पानी का वेट 100 ग्राम, पर पत्थर का वेट 1 kg, तो ऊपर से ज्यादा फोर्स लग जा रहा है ना, ऐसा समझ में। डिस्प्लेस भी नहीं कर पाएगा। वो डिपेंड करता है कितना पानी को डिस्प्लेस कर रहा है ना, जितना पानी को डिस्प्लेस करेगा उतना ही पानी उस पर फोर्स लगेगा। ये एक्चुअली उतना ज्यादा पानी को डिस्प्लेस ही नहीं कर पा रहा है, जितना वेट है ना उतना ज्यादा पानी को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है, इसलिए डूब जा रहा है। तो निकालने का इसका तरीका क्या होगा, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम ना। 2D क्यों ले रहा है, क्योंकि एक बार जाने में और एक बार आने में इतना टोटल डिस्टेंस हो गया ना। फिर डी निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे इसको। नॉर्मल डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, पर डिस्टेंस यहाँ एक बार जाने का और एक बार आने का 2D हम लोग लेंगे, तो 2D बराबर v इंटू टी, तो d बराबर v इंटू टी बाई 2। तो इस तरह से गहराई पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बैट का दिखाया है ना, यहाँ पर सामने कुछ ऑब्जेक्ट आ गया। बैट प्रोड्यूस अल्ट्रासाउंड, द हाई पिच अल्ट्रासोनिक स्पेक्स ऑफ द बैट आर रिफ्लेक्टेड द ऑप्टिकल। ओ वही बता रहा है, कोई अगर ऑप्टिकल सामने मिल जाएगा ना तो उससे रिफ्लेक्ट हो जाता है, जिसको ये सुन करके और सामने से हट जाता है। ये सब एक बार वही समरी है तुम्हारा, समरी एक बार पढ़ लेना तुम लोग, कंप्लीट हो गया चैप्टर। इसमें ज्यादा कुछ तो था नहीं, बस 1-2 फार्मूला था, और पिच और एम्पलीट्यूड, ये 2 चीज को समझना था ना, फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड, और उससे रिलेटेड क्या था, पिच, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड पिच था क्या। 10 में तुम लोग ओलंपियाड का बुक ले लेना, उसी से